आखिरकार स्टे आया है, लेकिन 19 तारीख को सरकार को जवाब देना है, बाकी सब उसी के बाद निर्भर करता है। जी। देखिए रूबिका जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 का अवलोकन किया और सेक्शन 3C में जो एक्सक्लूड किया गया है कैटेगरी को, उस पहलू को उसको देखा, उसको समझा। साथ ही साथ सेक्शन 3E में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, उसको भी देखा। पूरे इस रेगुलेशंस का स्वरूप और संरचना देखी और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को सुनने के बाद ये पाया कि ये सीधे-सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, वेगनेस है, यहाँ पे एक्सक्लूजन है और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और अपनी विशेष पावर्स का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया, उसको लागू किया। तो सरकार की तरफ से, मतलब मैं ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसके बावजूद बार बार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भाई जो संसदीय कमेटी है उसने हमें सजेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था वेमुला की हत्या के बाद कि भाई इस तरीके के प्रावधान लाए जाने चाहिए जहां पर यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोका जा सके, और शायद इसी वजह से हम ये लेकर आए हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये जो पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में 2019 में दायर की गई थी और आज ये बात हमने अपने तर्क के दौरान रखी भी कि सुप्रीम कोर्ट जो 2019 से लेकर 2026 तक इस पूरे मैटर को मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कभी भी ये ड्रिफ्ट या ये मकसद नहीं था कि इस तरह का प्रोडक्ट निकल के आए। आज जो सुप्रीम कोर्ट की उस पूरी 7 साल की 8 साल की हियरिंग थी, उसमें यह मकसद था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, कैंपस जातिगत भेदभाव से और किसी भी तरह के भेदभाव से, चाहे वो जाति के आधार पे हो, रेस के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, इससे टोटली मुक्त हो, ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी। पर जब लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की गई तो उसमें जिस तरह से परिभाषा लाई गई सेक्शन 3C में, मैं बार बार सेक्शन 3C का जिक्र कर रहा हूं रूबिका जी, क्योंकि सेक्शन 3C ये कहता है कि अगर जातिगत भेदभाव होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ SC ST और OBC के खिलाफ होगा। तो ये जो आप परिभाषा लाए जिससे आपने एक वर्ग को टोटल एक्सक्लूड कर दिया, ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की मंशा नहीं थी और इससे समाज में और विभाजन होगा। कोर्ट की हियरिंग के दौरान आज ये भी बात आई कि आज हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है। क्या हम 75 साल पहले जाना चाहते हैं? 75 साल में हमने क्या अचीव किया है? विष्णु जी, मैं आपको शुक्रिया करूं और गूंज की डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक और चीज, मुझे जैसे अभी प्रोफेसर नवल किशोर हैं, भारती जी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ST और OBC को उनके हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भेदभाव लगातार बढ़ा है, तो उनको एक एक्स्ट्रा बैकअप सपोर्ट, एक कुशन की जरूरत थी और ये वो कुशन उनको प्रोवाइड कर रहा था। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ऑलरेडी आप इस बात को जरा अवलोकन करिए रूबिका जी, विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द पैनलिस्ट, कि यूजीसी रेगुलेशंस 2012 ऑलरेडी इन ऑपरेशन है और जो आप बात कह रही हैं वो उस इवेंचुअलिटी का ख्याल रखते हैं। कोई भी मुझे बताए कि क्या कैंपस में अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्या SC ST एक्ट लागू नहीं है? क्या SC ST एक्ट में कंप्लेन नहीं हो सकती है? क्या जो आज हमारे जनरल लॉज हैं वो उसका ख्याल नहीं रख रहे? क्या यूजीसी रेगुलेशंस 2012 उसका ख्याल नहीं रख रहे? सारी चीजें उसका ख्याल रख रही हैं। इंटेंशन और मंशा ये थी कि उस कानून को और बेहतर किया जाए और दुरुस्त और चुस्त किया जाए, और यहाँ पर तो सभी एक डेटोरिएटेड कानून ला के सामने रख दिया गया, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाई है। ओके विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने